सभी लोगों का स्वागत है और सभी लोग जो है अब हम लोग डिस्कस करना चालू करेंगे। आज के जो भी कार्यक्रम है उनको हम लोग आज के सारे विषयों को एक करके हम लोग लेंगे। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को लेनी है वो ये है कि माननीय जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने कल आईसीजीएस सचेत यानी इंडियन कोस्टल गार्ड शिप सचेत का जलावतरण किया है। और ये शिप जो है भारतीय कोस्ट गार्ड को दिया गया है, जो कि जो है गोवा डॉकयार्ड में निर्मित किया गया है। इसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन, डिजाइनिंग और निर्माण तीनों जो है वो भारत में ही गोवा शिपयार्ड में किया गया है। और इस प्रकार के 5 शिप्स बनने हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड को दिए जाएंगे और उस 5 की श्रृंखला में ये पहला है। अब ये जो शिप है ये निश्चित रूप से मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम से, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उनसे जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ इसमें दूसरी जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से निर्मित है। इसकी लंबाई 105 मीटर है और इसका वजन 2350 टन है। और ये जो है 26 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार से चल सकता है। 1 नॉटिकल माइल 1 मिनट के बराबर होता है। जो हमारा पृथ्वी को लैटिट्यूड्स में बांटा गया है और लॉन्गिट्यूड्स में बांटा गया है, तो ये लॉन्गिट्यूड्स को 360 डिग्री में बांटते हैं और 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो 1 मिनट की दूरी को हम 1 नॉटिकल माइल कहते हैं और ये लगभग 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये 26 नॉटिकल माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। अच्छा, इसके अलावा कल राजनाथ सिंह जी ने जो 2 इंटरसेप्टर बोट्स, ये इंटरसेप्टर बोट्स जो है ये कोस्टल गार्ड्स को दिया, इंडियन कोस्टल गार्ड को दिया। और ये जो है C450 और C451 यानी C450 और C451 ये दोनों इंटरसेप्टर बोट्स, ये नौकाएं इंडियन कोस्टल गार्ड को दी गई हैं। इंटरसेप्टर बोट्स वो होती हैं जो अगर कोई विदेशी या अवांछित तत्व हमारी जल सीमा में प्रवेश कर रहा है तो उनको रोक सकती हैं और उनको जो है गश्त लगाती रहती हैं। और अगर कोई अवांछित तस्कर या विदेशी नौका या आतंकवादी इस प्रकार से भारतीय समुद्र तट में प्रवेश कर रहे हैं तो उनको रोकने का काम करती हैं। अच्छा, ये जो बोट्स हैं ये बनाई गई हैं लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाई गई हैं और इनमें भी मॉडर्न नेविगेशन टेक्नोलॉजी लगी हुई है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग एक विशेष उपलब्धि कल और प्राप्त हुई है भारतीय नौसेना को। भारतीय नौसेना में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, ये LCUs होते हैं। ये एक्चुअली थल में और स्थल में यानी जमीन में और पानी में, थल में और पानी में दोनों में जो है प्रयोग किए जा सकते हैं। ये शिप्स की ही तरह की चीज है, लेकिन सामान्य शिप जो है वो केवल समुद्र तट में एक निश्चित दूरी तक, जहां तक उसको गहराई मिलती है वहीं तक जा सकता है। लेकिन LCUs की क्या विशेषता होती है, ये समुद्र तट के नजदीक तक जा सकते हैं, बल्कि समुद्र तट के ऊपर ये अपनी जो मेन आर्मर्ड टैंक्स होते हैं या आर्मर्ड डिविजन्स होते हैं या व्हीकल्स होते हैं, तो ये आर्मर्ड व्हीकल्स को, आर्मर्ड डिविजन्स को या मेन बैटल टैंक्स को, इन सबको स्थल में उतार सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे डी-डे के दिन 6 जून 1944 को नॉर्मंडी के तट पर सैनिकों को उतारा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और भारी जान माल की क्षति हुई थी। ऐसा इसलिए कि सबसे बड़ी समस्या होती है कि समुद्र के किनारे जहाज एक निश्चित सीमा तक ही जा सकता है और उसके बाद बोट्स में बैठा करके जो अपने लड़ाकू फोर्सेस होती हैं उनको थल तक पहुंचाया जाता है। और इस थल तक पहुंचाने के दौरान सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर उधर से, जैसे जर्मन सैनिकों ने मशीन गन लगा रखी थी और उन्होंने मशीन गनों से उन लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तो ये डी-डे के दिन की घटना है। इसी तरह से जो है हम जापान के साथ भी देखते हैं और विश्व युद्ध में कई बार ऐसा हुआ। दूसरा क्या है कि जहाज के द्वारा हम लोग टैंक्स को और आर्मर्ड व्हीकल्स को समुद्र के तट तक नहीं पहुंचा पाते नॉर्मल शिप्स द्वारा। तो उसके लिए हमको ये लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी की जरूरत पड़ती है। और लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जो है उसके द्वारा, क्योंकि वो थल में और जल में
दोनों में ही चल सकता है। तो थल तक हम पहुंच जाते हैं और वहां पर थल में पहुंच करके वो अपना ये जो क्राफ्ट्स होते हैं प्लस टैंक्स होते हैं, आर्मर डिविजन्स होती हैं, इनको जो है लैंड करा सकता है। तो इस तरह के 7 जो है वो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटीज भारत को मैक 4 सीरीज की मिलनी है। और इसमें जो है MK4 सीरीज की ये जो 7 बननी है, इसमें INLUC L52, तो INLCU L57 ये कल लॉन्च किया गया है, ये कल कमीशन किया गया है नेवी में, और नेवी द्वारा इसको अंडमान निकोबार में तैनात किया गया है। इसका निर्माण गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। और इसमें ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि इसका केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि इसका प्रयोग सामान्य तौर पे बचाव, राहत एवं बचाव कार्यों में किया जा सकता है। जैसे सुनामी आ गई या बहुत सारे लोग जो है वो फंसे हुए हैं किसी द्वीप पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर सामान्य शिप्स को नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर गहराई कम है, तो वहाँ पर ये हमारे लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटीज ये काम करती हैं। इसके अलावा राहत सामग्री पहुंचाने में ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, बचाव कार्यों में। तो और अगर कोई हमारे ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर समुद्र का किनारा, निश्चित रूप से समुद्र के किनारे तक पहुंचना कठिन होता है शिप्स के लिए, तो ऐसी स्थिति में हमारे ये लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटीज ये काम आते हैं। और MK4 सीरीज के जो 7 दिए जाने हैं उसमें ये 7वां है, 5वां है। तो ये हम देखते हैं। अब कल हम लोगों ने देखा कि लगातार जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम है, उसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए आह्वान किया है, उसके अंतर्गत लगातार हम एक के बाद एक घोषणाएं निर्मला सीतारमण जी द्वारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत ये आपका जो कृषि क्षेत्र है, मत्स्य उद्योग क्षेत्र है, और जो आपकी फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र है, यानी खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र है, इन तीनों को स्ट्रेंथन करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा कई घोषणाएं की गई हैं और 3 स्टेज की स्ट्रेटजी बनाई गई है। तो इसमें क्या है, एक तो है कि जो प्रशासनिक सुधार किए जाने हैं वो हैं, दूसरे ये है कि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना है कृषि के क्षेत्र में, उससे रिलेटेड है, और तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड है। तो इन 3 चीजों के माध्यम से आपके कृषि क्षेत्र को, मत्स्य क्षेत्र को और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को महत्वपूर्ण कल रिबूट दिया गया है। और इसके अंतर्गत क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो है कि 1,00,000 रुपए ये फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। तो ये फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये एक्चुअली जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या जो आपके फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस FPO हैं, उनके माध्यम से जो किसान की उपज है उसको कैसे सही और अधिक मूल्य प्राप्त हो सके और किस प्रकार से उनको जो सुविधाएं प्राप्त होनी है वो प्राप्त हो सके, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाएगा। इसके अंतर्गत जैसे बीज भंडार हैं, या इसके अंतर्गत जैसे आपके कोल्ड स्टोरेज हैं, या अन्य जो ऐसी इकाइयां हैं जिनके माध्यम से किसान को सहायता मिलती है उसका भंडारण करने में, या उसको बीज प्राप्त करने में, या खाद प्राप्त करने में, या अन्य चीजें जिनके माध्यम से किसानों को डोर स्टेप पे ये सारी सुविधाएं मिल सकें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरा क्या है कि 10,000 रुपए ये माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस के लिए दिए गए हैं। ये माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस मतलब है कि जैसे छोटी छोटी इकाइयां होती हैं जो चटनी बनाती हैं, अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, या इस तरह की चीज़ों का निर्माण करती हैं, जिसमें खाद्य जो किसान का उत्पाद है उसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे पेप्सिको ने जब टमाटर का केचप बनाना चालू किया तो उस क्षेत्र के किसानों में समृद्धि आई। इसलिए समृद्धि आई क्योंकि टमाटर को खरीदने वाले लोग उपलब्ध थे और निश्चित रूप से उनके पास एक सुविधा थी कि वो किसान को
पैसा दे सकते हैं और पैसे दे करके उनसे टमाटर खरीद सकते हैं। तो इससे किसानों को भी समृद्धि मिली और सरकार को भी टैक्स के रूप में उन कंपनियों से आय प्राप्त हुई। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 10,000 करोड़ रुपए छोटी-छोटी जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज हैं, उनको देने के लिए रखे गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट खेती को सरकार अनुमति देने जा रही है इसी संदर्भ में, ताकि जो है वो जो यूनिट्स हैं, जो उत्पादन के लिए टमाटर या प्याज या आलू वगैरह चाहती हैं, तो वो पहले से ही निश्चिंत हो सकें कि ये जिस किसान को उन्होंने पैसा दिया है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके द्वारा टमाटर, प्याज या आलू उन्हीं को सप्लाई किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट खेती के संदर्भ में सरकार ने निर्णय लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती को अनुमति दी जाएगी। तीसरा हम लोग क्या देखते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम के अंतर्गत दिए गए हैं। तो ये 20,000 करोड़ रुपए जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ते हैं, उनको तमाम तरह की वित्तीय आवश्यकताओं की जरूरत पड़ रही है। उस वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये जो चलाई गई है, इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा खुरपका बीमारी होती है, ब्रुकोलोसिस बीमारी होती है, इस तरह की अनेक बीमारियां हैं जिनसे पशुओं को व्यापक हानि होती है। तो उससे निपटने के लिए 13,343 करोड़ रुपए का फंड कल डिक्लेयर किया गया है और 15,000 करोड़ रुपए ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पशुपालन से संबंधित जो अवसंरचना की स्थापना की जानी है, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसका अर्थ होता है कि जो भी पशुपालन से संबंधित अवसंरचना है, जैसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, वहाँ पर इसी तरह से निषेचन केंद्र होने चाहिए जहाँ पर नस्ल सुधार का कार्यक्रम चलाया जा सके जानवरों के लिए। इसके अलावा जानवरों की नई-नई किस्में डेवलप करने के लिए और जो जिस चीज़ से संबंधित है, जैसे ऐसी भेड़ें जो अधिक ऊन दे सकें, ऐसी मुर्गियाँ जो अधिक अंडे दे सकें। तो इस प्रकार के जो रिसर्च हैं, इन सब के लिए ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, इसकी जो अवसंरचना है, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। एक छोटा-सा क्षेत्र है जिसकी तरफ अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है, 4,000 करोड़ रुपए उसके लिए भी दिया गया है, वो है हर्बल कल्टीवेशन। जो लोग जानते हैं कि बंजर भूमि में, बेहद बंजर भूमि में, शुष्क भूमि में, जहाँ पर कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसी जगह में भी सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा जैसी जो औषधीय पौधे हैं, इनको लगाया जा सकता है और ये बेहद महंगी कीमत पर बिकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हर्बल कल्टीवेशन है, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से 4,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है और इससे किसान की आमदनी दुगना करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। इसके अलावा बी कीपिंग है। बी कीपिंग का अर्थ होता है कि जो मधुमक्खी पालन होता है, मौन पालन जिसको हम कहते हैं, और ये मौन पालन में सिंपली जो खेत हैं उनके पास कुछ डिब्बे रख दिए जाते हैं, खलिहान में या घर में या कहीं पर भी वो डिब्बे रखे जा सकते हैं जो अगल-बगल के पुष्प से पराग एकत्र करते हैं और शहद बनाते हैं। तो जहाँ पर सरसों की खेती होती है, सरसों के पुष्प से ये पराग बना लेते हैं, पराग से शहद बना लेते हैं और इसी तरह से बहुत सारे प्रयोग करे जा सकते हैं जिनके द्वारा ये बी कीपिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसमें भी तरह-तरह की नस्ल सुधार होते हैं, डिब्बे की डिज़ाइन होती है और तमाम चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवसंरचना प्रदान की जाती है, उसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है या 500 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। तो ये हुआ। एक टॉप टू टोटल स्कीम भी चलाई गई है। टॉप टू टोटल के अंतर्गत क्या है कि आलू, प्याज, टमाटर, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, इनके लिए सब बिल्कुल इनके उत्पादन से लेकर के और इनकी पैकेजिंग तक के लिए ये विशेष व्यवस्था की जा रही है और इसमें 500 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है और इस 500 करोड़ रुपए के प्राविधान के द्वारा ये इनके उत्पादन से लेके इनके प्रसंस्करण तक की व्यवस्था की जा रही है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये जो आर्थिक पैकेज थे वो दिए गए हैं
और कृषि क्षेत्र में उन्नयन के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए और कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब लगातार ये चीज़ें आ रही हैं कि हमारी इकोनॉमी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कम अच्छा प्रदर्शन करेगी, तब हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में अर्थात कृषि क्षेत्र में हमारा 6.6% की दर से वृद्धि होने की संभावना है। तो जब हमारा इस समय पूरी अर्थव्यवस्था ही एक प्रकार से वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड हो गई है, तो प्राइमरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये कुछ उपाय किए जाने जरूरी हैं। अब ये तो केवल फंड देने की बात हुई। जो फंड रिलीज करने की बात है, वो हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार से ये फंड रिलीज किए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार की भी जरूरत होती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट खेती को अनुमति देना। भारत में कॉन्ट्रैक्ट खेती कानूनन अपराध है और हम जानते हैं कि 1860 में हमारा जो नील का आंदोलन था, वो इससे संबंधित था। 1917 का चंपारण आंदोलन वो इससे संबंधित था। तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कॉन्ट्रैक्ट खेती एक नकारात्मक भूमिका क्योंकि किसानों के शोषण के लिए रही है और उस कॉन्ट्रैक्ट खेती से मुक्ति पाना हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक लक्ष्य था। इसलिए निश्चित रूप से इसके प्रति हमारे अपने कुछ रिजर्वेशंस हैं, अपनी कुछ पूर्व धारणाएं हैं, जिनकी वजह से हम इसको अभी तक अनुमति नहीं देते थे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट खेती के द्वारा जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं या छोटी-छोटी इकाइयां हैं या जो विभिन्न उद्योग हैं, ये किसानों के साथ फसल के उत्पादन के पहले ही समझौता कर लेंगे और उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। किसान भी निश्चिंत रहेगा कि जब हमारा फसल उत्पादित होगी तो इस कंपनी को इतने रुपए के रेट से हमको इसको बेच देना है। तो उसको कहीं मार्केट नहीं ढूंढने जाना पड़ेगा और उधर कंपनी भी निश्चिंत रहेगी कि अगर हमको टोमेटो केचप बनाना है तो उसके लिए हमको ये टोमेटो कहीं ढूंढने नहीं जाना है, हम किसान से सीधे खरीद सकेंगे। तो पहला तो ये है। दूसरा रिफॉर्म ये किया जा रहा है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 ये तत्कालीन समय की आवश्यकताएं थी और इसके अंतर्गत ये होता है कि जो फार्म प्रोड्यूस है, यानी जो कृषि द्वारा उत्पादित खाद्य सामग्री है या जो भी आवश्यक सामग्रियां हैं, उनको जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में, लोगों के हित में इसेंशियल सामग्री घोषित किया जा सकता है। और ऐसी कोई भी सामग्री जो इसेंशियल सामग्री घोषित कर दी जाती है, उन इसेंशियल गुड्स के प्रोडक्शन में प्लस मार्केटिंग में, सप्लाई में, ट्रेड एंड जो कॉमर्स है, ट्रेड एंड कॉमर्स में पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है। अर्थात उनका विपणन सरकार के ऊपर निर्भर करता है, उनकी सप्लाई सरकार के ऊपर निर्भर करती है और उनका ट्रेड एंड कॉमर्स ये भी सरकार के ऊपर निर्भर करता है। बिना सरकारी अनुमति के उनको देश के बाहर नहीं भेजा जा सकता है और उनको देश के अंदर भंडारण करने की एक सीमा होती है। इसके अलावा और भी तमाम तरह के उसके ऊपर कानून लगे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1955 का, तो इस इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सुधार और इसमें परिवर्धन करने की सिफारिश की गई है और ये तय किया गया है कि इसमें जो संशोधन है, परिवर्धन है, वो किया जाएगा और जो फूड ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, प्लस एडिबल ऑयल्स हैं यानी खाद्य तेल, तिलहन है, दलहन है और आलू, प्याज, टमाटर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इनको जो है वो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 की परिधि से बाहर कर दिया जाएगा ताकि इनका भंडारण किया जा सके या इसको अपने ढंग से किसान बेचना चाहता है तो वो भंडारण करके रख सकता है और फिर इनको बेच सकता है। तो इनको जो है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 से बाहर किया जाएगा। तीसरा चीज क्या है कि कुछ ऐसे आर्केइक रूल्स हैं जो किसान को उसकी फसल का मूल्य प्राप्त करने से रोकते हैं। जैसे यदि कोई किसान चाहता है कि हम अपने अनाज को राज्य के बाहर भेजें तो उसके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों की वजह से किसान अपनी उपज के मूल्य प्राप्त करने में
असफल रहता है या कम से कम उचित मूल्य प्राप्त करने में असफल रहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि एग्रीकल्चरल मार्केट रिफॉर्म्स व्यापक पैमाने पर किए जा रहे हैं। इसमें नई-नई, जैसे हम लोगों ने ई-नैम के रूप में देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक न्यू एग्रीकल्चर मार्केट ये बनी गई, और तमाम तरह के ऐसे एग्रीकल्चरल सुधार किए जा रहे हैं, कानून से भी संबंधित सुधार किए जा रहे हैं, जिससे किसान किसी भी मार्केट में अपने सामान को बेच सके और उसके द्वारा उचित मूल्य प्राप्त कर सके। तो ये एक हमारा ये सुधार भी इससे रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि इसके द्वारा एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है उसके लिए हमारे किसान को काफ़ी अधिक बढ़त हासिल होगी और उसको उचित कीमत उसके प्रोड्यूस की मिल सकेगी। तो ये हम लोगों ने देखा कि जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, फिशरीज़ के क्षेत्र में और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं, प्लस जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं, उसमें कल सरकार ने क्या-क्या घोषणाएं की। अब हम देखते हैं कि जो कोविड-19 की स्थितियां चल रही हैं, उसमें हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने कल एक जो सेंटर फॉर ड्रग कंट्रोल रिसर्च सेंटर है, यानी कि सेंटर फॉर ड्रग रिसर्च कंट्रोल सेंटर, सेंटर फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर, तो वहां पर उन्होंने कोबास 6800, तो कोबास 6800 नाम की एक मशीन जो है वो इंस्टॉल करवाई है, और ये पहली मशीन है जो विदेश से भारत में मंगाई गई है। ये फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है, और ये फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन ये एक दिन में 1200 से अधिक सैंपल्स चेक कर सकती है। ये इस तरह से फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है कि इसको रिमोट कंट्रोल से भी संचालित किया जा सकता है। इसको दूर से ही रिमोट संचालन द्वारा जो है वो चलाया जा सकता है। तो मैन टू मैन कंटामिनेशन होने की इसमें संभावना काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा क्या है कि ये केवल कोविड-19 के ही वायरस नहीं, बल्कि तमाम तरह के जो अन्य वायरस हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी हैं, या एचआईवी का वायरस है, या एमटीबी है, या जो अन्य जैसे सीएमवी है, और इसके अलावा पैपिलोमा है, या क्लैमीडिया है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं जो वायरस के द्वारा जनित होती हैं, उनके टेस्टिंग में भी ये बेहद उपयोगी हो सकता है, और ये अत्यधिक फास्ट गति से काम करता है, और एक दिन में 1200 तक या 1200 से अधिक टेस्टिंग कर सकता है। तो जो हमारी क्षमता आज 1 लाख टेस्टिंग पर डे तक पहुंची है, उसमें निश्चित रूप से इस तरह की जो मशीनें हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक DTIS यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ये लॉन्च की है, और ये स्कीम भारत में जो रक्षा क्षेत्र है, चाहे वो आपका आर्मी से रिलेटेड हो या एरोस्पेस से रिलेटेड हो, इसमें नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ पर उत्पादन संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो टेस्टिंग फैसिलिटीज का अभाव है, जो आपकी परीक्षण स्थलों का अभाव है, उनको पूरा करने के लिए ये लॉन्च की गई है। और इसके अंतर्गत जो आपके देश में स्टेट ऑफ आर्ट, बिल्कुल एक नए ढंग के, बिल्कुल बहुत समुन्नत टेस्टिंग फैसिलिटीज होंगी, उनको स्थापित किया जाएगा। और ये पीपीपी मॉडल पे होगा, अर्थात सरकार और जो प्राइवेट पार्टीज हैं वो मिल करके इसको स्थापित करेंगी। इसमें ग्रांट इन एड का प्राविधान रखा गया है। ग्रांट इन एड 75% दी जाएगी और 25% उस एसपीवी को अपने पास से लगाना होगा, जो सरकार और प्राइवेट पार्टीज के द्वारा मिल करके स्थापित की जाएंगी। तो हम क्या देखते हैं कि पहले एक एसपीवी बनाई जाएगी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत स्थापित होगी, और ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, इसमें सरकार की और निजी पार्टियों की दोनों की भूमिका होगी। और उसके बाद 75% उसको गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट इन एड दी जाएगी, अर्थात ऐसी सहायता दी जाएगी जो गवर्नमेंट को वापस नहीं लेनी है, एक प्रकार से सब्सिडी दी जा रही है। तो ये ग्रांट
75% होगी और 25% उस कंपनी को अपने पास से लगाना होगा। तो इस तरह की करीब 6 से 8 फैसिलिटीज़ डेवलप की जानी है और इसमें निश्चित रूप से भारत को टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के विकसित होने से, स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के विकसित होने से रक्षा क्षेत्र में जो उत्पादन संबंधी गतिविधियां हैं उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि भारत में जो भी रक्षा उत्पादन के उपकरण हैं उनकी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ का अभाव है। उस अभाव को दूर करने के लिए ये जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत 400 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट में उसमें आते हैं। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसकी स्थापना की गई थी 2004 में। तो नेशनल डिफेंस मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा ये कल एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और उसको NMIS कह रहे हैं, यानी कि नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इनका एक ऑलरेडी पोर्टल था NDMA GIS पोर्टल। तो NDMA GIS पोर्टल के अंतर्गत एक NMIS पोर्टल लॉन्च किया गया है, अर्थात नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें जो है सिंपल सा सिस्टम है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके मूवमेंट को ट्रेस किया जाएगा। जिस बैच में जहां जिस राज्य से जो जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी फीड की जाएगी और जिस राज्य को वो जा रहे हैं वहां पर उनको सिंपली उनके लिए अनुमति जो लेनी होती है उससे अनुमति ले ली जाएगी। तो उस राज्य में, उस डिस्ट्रिक्ट में जहां वो जा रहे हैं उसको ट्रेस किया जा सकेगा और ये एक नेशनल डेटाबेस तैयार हो जाएगा जो कि एक प्रकार से डिपॉजिटरी का काम करेगा और ये जानकारी उपलब्ध रहेगी कि कितने लोग कहां से कहां मूवमेंट कर रहे हैं या कौन लोग हैं जो इस राज्य में काम कर रहे हैं दूसरे राज्य से संबंधित। तो कोविड-19 से लड़ने में ये डेटाबेस काम करेगा और इसके अलावा भी अनेक जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके संचालन के लिए भी ये डेटाबेस काम करेगा। तो ये हमने देखा कि NMIS की स्थापना जो है, ये पोर्टल की स्थापना ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई है और उनके पोर्टल में ये जानकारी बिना किसी परेशानी के, इसमें माइग्रेंट व्यक्ति का नाम, फोन नंबर, पता, एड्रेस, सारी चीजें, सारी जानकारी फीड रहेंगी और पूरे के पूरे बैचेस का जानकारी फीड रहेगी। कोई अतिरिक्त इसके लिए फील्ड वर्कर्स को लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं लोग, वो सिंपली उनके मूवमेंट को जो मैनेज कर रहे हैं वो उसमें जो फीडिंग करेंगे उससे एक नेशनल डेटाबेस तैयार हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ये मनाया गया था। तो हम लोग ये निश्चित रूप से पूरे विश्व के सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है और 1865 में ये फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन हुआ था और उसी के साथ जो है इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, उस समय इसको इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन कहते थे और बाद में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का नाम दिया गया और ये अब UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करती है। इसके द्वारा इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है और इस बार की थीम है कि कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो हमारे सतत विकास के लक्ष्य हैं उन UN द्वारा डिक्लेयर किए गए, उनको प्राप्त करने में हमारे जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कैसे सहायता कर सकती है, उसको इस वर्ष की थीम रखा गया है और ये 1969 से मनाया जा रहा है। और जो हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है उसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड की शहर में से एक है और प्रमुख शहर है। तो हम लोग देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। अब हम लोग क्या है देखते हैं कि एक नई तरह का इंसुलिन डिस्पेंसिंग सिस्टम, ये टी गोविंद राजू, ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च के वैज्ञानिक हैं, इनकी टीम ने ये डेवलप किया है और इसकी एक विशेषता है
विशेषता ये है कि जो इंसुलिन लेने वाले मरीज हैं डायबिटीज़ के, वो जब इंसुलिन लेते हैं तो उस इंसुलिन की वजह से रक्त में ग्लूकोज शर्करा का स्तर नीचे जाता है और बहुत तेजी से ये नीचे जा सकता है। साथ ही साथ एक निश्चित समय अवधि होती है, उस समय अवधि के अंदर ही वो 2 घंटे हो सकती है, या जो पुराने इंसुलिन होते थे जैसे ह्यूमन इंसुलिन है 30/70, ये निश्चित रूप से तेज गति से इंसुलिन को नीचे कर देता है। लेकिन जो आधुनिक इंसुलिन आ रहे हैं जैसे लैंटस है या एग्लुसेंट है, तो ये जो है अपेक्षाकृत कम तेज गति से, यानी थोड़ा धीमी गति से ये इंसुलिन को शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इंसुलिन जितनी धीमी गति से एब्जॉर्ब होगा, शरीर को उतना ज़्यादा लंबे समय तक सहायता मिलेगी। अभी इसको हम लोग समझते हैं कि भारत में जो 7 करोड़ 70 मिलियन लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, ये विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, चाइना पहले नंबर पर आता है। तो ये जो 7 करोड़ लोग पीड़ित हैं, इसमें ये होता कैसे है डायबिटीज़? जो हमारा पैंक्रियाज़ है, तो पैंक्रियाज़ में बीटा सेल्स होते हैं और अगर वो बीटा सेल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या पुनरुत्पादन नहीं कर पाते हैं, तो हम देखते हैं कि बीटा सेल्स के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण डायबिटीज़ होता है। दूसरा डायबिटीज़ जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। हमारी जो कोशिकाएँ हैं, वो इंसुलिन को रेजिस्ट करती हैं और ग्रहण नहीं कर पाती हैं, तो इस तरह से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ये डायबिटीज़ होता है। तो बीटा सेल्स के खत्म हो जाने की वजह से या प्रभावित हो जाने की वजह से इंसुलिन की मात्रा कम बन पाती है या नहीं बन पाती है, और दूसरा ये है कि अगर इंसुलिन के रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो डायबिटीज़ की संभावना उत्पन्न हो जाती है या डायबिटीज़ हो जाता है। तो ये 2 स्थिति हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अ, दवाओं के माध्यम से इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है बीटा सेल्स में, उनको स्टिमुलेट किया जाता है, या दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्ट इंसुलिन दिया जाता है। तो उसमें समस्या ये आती है कि इंसुलिन द्वारा ब्लड जो ग्लूकोज का स्तर है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे जाता है। तो ये जो हमारा नई टेक्नोलॉजी ये डेवलप की गई है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इसके लिए जो है ये इंजेक्टेबल सिल्क फैब्रियन बेस्ड हाइड्रोजेल टेक्नोलॉजी पर है। इसमें हम लोग चारों शब्दों को देखेंगे। इंजेक्टेबल का मतलब है कि इसको इंजेक्शन के तौर पे शरीर में लगाया जा सकता है, और सिल्क फैब्रियन बेस्ड मतलब ये है कि ये बायोकम्पेटेबल एडिटिव्स से बना है। एडिटिव्स क्या है? जो हमारी कोशिकाओं के साथ ऐड हो जाते हैं, जो इंसुलिन को भी ऐड होते हैं और हमारी कोशिकाओं के साथ भी ऐड होते हैं। तो ये बायो एडिटिव्स हैं। बायोकम्पेटिबल का मतलब क्या है कि वो शरीर के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, शरीर उनको रिजेक्ट नहीं करता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजेल बेस्ड टेक्नोलॉजी है, यानी ये सॉल्युबल होती है वाटर में और ये शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और इंसुलिन को जब ये शरीर में पहुंचती है तो पॉकेट्स बना लेते हैं। एक स्किन के अंदर पॉकेट्स बनते हैं और वहां से एक टिकलिंग होती है, धीरे 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 जो है वो इंसुलिन शरीर के अन्य हिस्सों में और कोशिकाओं में पहुंचती है। और ये जो इसका डिस्बर्सिंग टाइम है ये 4 दिन तक का है। अर्थात एक बार अगर ये इंजेक्शन लगा लिया जाता है तो 4 दिन तक ये शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने का काम करेगा, उसको स्टैटिक रखेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक काफ़ी बड़ी खोज होगी, और ये ISFH यानी कि इंजेक्टेबल सिल्क फैब्रियन बेस्ड हाइड्रोजेल टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दूसरा हम देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो ओरल लेने के लिए दवा विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इंसुलिन को ओरली लिया जा सके, तो वो जो है वो भी संभव हो सकेगा। मे बी कि भविष्य में हम देखें कि इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक ओरल जो ले जाने वाली दवा बन सकती है इंसुलिन की, इंसुलिन बेस्ड जो दवा डायबिटीज़ के लिए बन सकती है, उसका भी विकास हो सकता है।
अब हम लोग एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं और वो है ACE2 एंजाइम से रिलेटेड। ये जो ACE2 एंजाइम है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो जो केमिकल रिएक्शंस है हमारे शरीर के, उनको तेज करते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल होता है और उस मॉलिक्यूल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने में सहायता करते हैं। जैसे जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ के और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यानी जटिल फॉर्म से सरल फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो AC2 एंजाइम है, ये मदद करता है जो आपका कोविड-19 का यानी कोरोना का वायरस है, जिसको हम लोग SARS-CoV-2 कहते हैं, उसको ये मदद करता है ह्यूमन शरीर को इन्फेक्ट करने में। यानी मनुष्य के शरीर को इन्फेक्ट करने में जो एंजाइम हमारा मदद करता है, वो ACE2 है। अब एक बात ये है कि ये जो ACE2 एंजाइम है, ये पुरुषों में महिलाओं की तुलना में काफ़ी अधिक पाया जाता है। यानी महिलाओं में ACE2 एंजाइम कम होता है, जबकि पुरुषों में ACE2 एंजाइम काफ़ी अधिक होता है उनकी तुलना में, महिलाओं की तुलना में। तो सेवरल थाउजेंड, सैकड़ों हज़ारों लोगों पर जो है ये प्रयोग किया गया और पाया गया कि जो ACE2 एंजाइम है, इसकी वजह से पुरुषों को कोविड-19 होने की संभावना अधिक होती है और महिलाओं को अपेक्षाकृत कम होती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि महिलाएं कैरियर के रूप में तो काम करती हैं, लेकिन जो है उनको कोविड-19 होने की संभावना पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। तो ये एक विशेष खोज जो इस बीच हम लोगों ने देखी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक का MD कल जुबैर अहमद जी को बनाया गया है। तो जुबैर अहमद ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। इसी तरह से जो हमारे चेयरमैन हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के RK छिब्बर जी, तो RK छिब्बर जी का कार्यकाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अगले 3 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो अगले 3 साल तक ये हमारे RK छिब्बर जी ये चेयरमैन रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। इसके अलावा क्या है कि फेसबुक ने कल गिफी को खरीद लिया है और गिफी जो है ये एनिमेटेड इमेजेस GIFs बनाती थी और ये अब फेसबुक का जो इंस्टाग्राम है, उस इंस्टाग्राम के एक टीम के रूप में काम करेगी। और ये जो है एलेक्स चुंग द्वारा स्थापित की गई थी और जैक कोक, इन लोगों ने फरवरी 2013 में गिफी की स्थापना की थी और अब उसको फेसबुक ने खरीद लिया है। अब वो फेसबुक की एक टीम के रूप में काम करेगी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो CSIR है, उसका एक संस्थान है एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर राजीव कुमार हैं और ये राजीव कुमार जी ने एक ऐसा मटेरियल बनाया है जिसको लेड, जो आपकी एसिड बैटरी होती है, तो लेड एसिड बैटरी में वो लेड को रिप्लेस करने का काम कर सकता है, क्योंकि ये पोरस कार्बन मटेरियल है। तो ये पोरस कार्बन मटेरियल ये लेड एसिड बैटरी में लेड को रिप्लेस करने का काम करता है और काम कर सकता है। दूसरा क्या है कि केवल इतना ही नहीं, इसको भविष्य में जो है हम हीट सिंक के तौर पे प्रयोग कर सकेंगे। जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हीट सिंक के रूप में अर्थात ऊष्मा अवशोषण के रूप में, तो ये ऊष्मा अवशोषक के रूप में बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये पोरस कार्बन मटेरियल से पोरस कार्बन मटेरियल का ही आविष्कार किया है उन्होंने। इसके अलावा क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होता है हमारे निश्चित रूप से एरोस्पेस में, तो वो एयर शील्डिंग का काम करेगा। यानी एरोस्पेस में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये जो जहाज के उपकरण होते हैं या अंतरिक्ष यानों के उपकरण होते हैं, तो उनको प्रभावित करते हैं। तो वहाँ पर हमको मैग्नेटिक शील्ड्स लगानी पड़ती हैं, तो ये मटेरियल उसमें भी काम आ सकता है।
भविष्य में जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है, तो हाइड्रोजन सेल बेस्ड फ्यूल टेक्नोलॉजी है, उसमें भी ये हमारा पोरस कार्बन मटेरियल काम आ सकता है। तो इस तरह से ये डॉक्टर राजीव कुमार जी द्वारा जो खोज की गई है, वो भविष्य में निश्चित रूप से भारत को टेक्नोलॉजिकल उन्नति देने का काम करेगी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, यानी IARC PMNM, तो इसके द्वारा और श्री चित्रा तृणमूल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, तिरुमल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो श्री चित्रा तिरुमल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और IARC PMNM द्वारा मिल करके एक आयरन मैग्नीज बेस्ड एलॉय बनाया गया है, और ये बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स का में प्रयोग होगा। तो ये बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स क्या है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति के शरीर में पैरों की हड्डी टूट गई थी, तो उसमें स्टील की रॉड पड़ी है। अब ये जो स्टील की रॉड होती है, एक बार डाल दी गई तो पूरी जिंदगी जो है वो उसमें पड़ी रहेगी। लेकिन ये जो नया एलॉय है, ये बायोडिग्रेडेबल है। अर्थात बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि ये धीरे 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 ये समाप्त हो जाता है, ये हमेशा नहीं बना रहेगा, और जैसे जैसे आपकी हड्डी मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे इसका क्षरण होता जाएगा, इसकी आवश्यकता समाप्त होती जाएगी और ये खत्म हो जाएगा। तो ये जो हमारा आयरन मैग्नीज बेस्ड एलॉयज होता है, ये इसकी विशेषता ये होती है कि ये जो है बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि निश्चित रूप से शरीर के अंदर जो विभिन्न इम्प्लांट्स बनाए जाते हैं, उस इम्प्लांट को बनाने में ये आयरन मैग्नीज बेस्ड एलॉय काफ़ी अधिक सहायता करेगा। दूसरा ये है कि ये MRI कॉम्पेटिबल है। MRI में क्या होता है कि हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस का प्रयोग करते हैं, और उस समय जो शरीर के अंदर मेटल के इम्प्लांट्स होते हैं, वो बहुत हैवीली, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो अगर ये कार्बन एलॉय जो हम लोग प्रयोग करेंगे, आयरन मैग्नीज बेस्ड एलॉय प्रयोग करेंगे, तो इसकी वजह से एक फ़ायदा मिलेगा, और वो फ़ायदा ये मिलेगा कि ये MRI में दिक्कत नहीं करेगा, हाईली वोलेटाइल नहीं होगा, और उसमें हम लोग MRI भी कर सकेंगे। ये एक विषय था। अब हम लोग नेक्स्ट विषय में आते हैं। 21 मई के दिन राजीव गांधी जी की निधन हो गया था। राजीव गांधी जी का बहुत दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो उसी को याद रखते हुए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 21 मई को राजीव गांधी जी के निर्वाण दिवस पर एक योजना लॉन्च की है। उसका नाम रखा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो ये जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार 5100 करोड़ रुपए वो प्रदान करेगी, और इसके द्वारा रूरल इकोनॉमी को बूस्टिंग प्रदान की जाएगी। अर्थात जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको बढ़ोतरी दी जाएगी, उसको जो है बढ़त कैसे हासिल हो, इस पे ये धन खर्च किया जाएगा। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार जी हैं, तो इनको विशेष स्ट्रेटजी बनाने के लिए ये एक्चुअली एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल में है, और ये सदर्न नेवल कमांड कोच्चि में पोस्टेड है। तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल में तैनात लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार जी को ये वाइस एडमिरल GV हीरा नंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी ये दी गई है 2020 के लिए, और ये दी जाती है उस व्यक्ति को जो टेक्टिकल्स जो बहुत विशेष टैक्टिक्स डेवलप करता है वारफेयर के संबंध में, खास करके मैरीन वारफेयर में, और उसमें भी सबमरीन वारफेयर में जो विशेष टैक्टिक्स डेवलप करता है, विशेष रणनीतियां डेवलप करता है, उस व्यक्ति को ये दी जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार जो एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल से संबंधित हैं, और जो सदर्न नेवल कमांड कोच्चि में स्थित है, उनको ये ट्रॉफी प्राप्त हुई है इस वर्ष की, और GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी कहते हैं इसको। अब निश्चित रूप से
एक के बाद एक संस्थाएं ये बता रही हैं कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी 2020-21 में। इसी संदर्भ में जो WESP है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का, अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सिचुएशन एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें एक अनुमान लगाया गया